वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम अपील एंड रिवीजन का पार्ट देख रहे थे। हमने आईटीएटी अपील तक देख लिया है। आज हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपील देखेंगे और अब बाकी जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा उसको भी देखने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट है, बट डजेंट मैटर आप किस बुक को रेफ़र कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। आपको सिर्फ सुनना है, क्योंकि दिस इज ए रिविजनरी क्लास, तो मैं वर्ड बाय वर्ड कुछ नहीं बताऊँगी। आपको सिर्फ सुनना है कि मैं क्या, जैसे अपील है, अपील टू हाई कोर्ट में मैं बता क्या रही हूँ, एंड देन यू हैव टू गो एंड सेल्फ स्टडी। और फिर आपको समझ में आएगा, आपका कोई भी पार्ट जो है वो छूटा नहीं होगा। जितनी भी चीज़ें, जितने भी प्रोविज़न लिखे हुए हैं हाई कोर्ट की अपील से रिलेटेड, वो सारी ही चीज़ें आपको बताई जाएंगी, एंड देन यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट। जब आप सेल्फ स्टडी करने जाएंगे रिविजनरी क्लास के बाद, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। अपील टू हाई कोर्ट जो है सेक्शन 260A एंड 260B। पहला पॉइंट है हमारा अपील। सिर्फ मैं थोड़ा बहुत रेफरेंस लूँगी, बट दैट इज़ नॉट, जो हमारी साइड बुक्स भी होते हैं, अगर आप अदर टीचर की बुक को रेफ़र करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय स्टडी मैट ओनली, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो पहला पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट, अपील, बोलता है कि अपील शैल लाई टू हाई कोर्ट फॉर एवरी ऑर्डर पास्ड इन एन अपील बाय द एपलेट ट्रिब्यूनल। मैं आपको पिछले क्लास में बता चुकी हूँ कि अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सिर्फ एपलेट ट्रिब्यूनल तक ही अपील करना अलाउड है। एपलेट ट्रिब्यूनल इज़ द हायर अथॉरिटी फॉर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि हाई कोर्ट में अपील तभी जाएगा, उसी ऑर्डर के लिए हाई कोर्ट में अपील जाता है जिस ऑर्डर के लिए आपने फाइल किया है अपील एपलेट ट्रिब्यूनल में। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जाते हैं, आप एक प्रोसीजर वाइज जाते हैं। आप पहले सीआईटी अपील जाते हैं, फिर आईटीएटी जाते हैं, और फिर हाई कोर्ट जाते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो आप हाई कोर्ट तभी आएंगे जब आपने एपलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल किया है। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जैसे मान लो कि आईटीएटी का ऑर्डर आया, ऑर्डर से अगर आप एसएससी हैं, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बट आपके अगेंस्ट जो डिपार्टमेंट खड़ा है वहाँ पे है एओ। क्या एओ के पास ये राइट है कि अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है किसी ऑर्डर से, हाई कोर्ट के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, या फिर सीआईटी अपील के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो क्या वो खुद से उठ के चला जा सकता है आईटीएटी में अपील फाइल करने? नहीं, वो खुद से नहीं जाता है, उसे परमिशन लेनी होती है प्रिंसिपल कमिश्नर या चीफ कमिश्नर की। और वो लोग उसे बोलते हैं कि ठीक है, आप जो बोल रहे हैं कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं आपको परमिशन देता हूँ कि आप जाइए और फर्दर हायर अथॉरिटी को अपील कीजिए। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया। पहले पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि आप जो है अपील फाइल करेंगे हाई कोर्ट में उन्हीं मैटर के लिए जिन मैटर के लिए आप एपलेट ट्रिब्यूनल के पास गए हैं, और प्रिंसिपल कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के ऑर्डर के बाद ही एओ जो है वो फर्दर अपील फाइल करेगा। फॉर्म ऑफ अपील की बात करते हैं। फॉर्म ऑफ अपील कुछ नहीं होता, मेमोरेंडम ऑफ अपील एक फॉर्म होता है, उसी में आपको जो है हाई कोर्ट में अपील फाइल करनी होती है। टाइम लिमिट ऑफ अपील की बात करते हैं, 120 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट इज रिसीव बाय द एसएससी और द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी ऑर्डर पास होता है ना, वो एक एसएससी के पास आता है और दूसरा जो है प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर के पास जाता है। 4 अथॉरिटीज़ है तो इनके पास भी जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि यही लोग डिसाइड करते हैं, यही लोग एओ को बताते हैं कि आप आगे अपील करें या ना करें। तो जिस दिन आप एसएससी हैं या आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पीसी या कमिश्नर जो भी हैं, जिस दिन आपको ऑर्डर मिला, उसकी 120 डेज़ के अंदर जो है आपको हाई कोर्ट में अपील फाइल कर देना है। मैटर ऑन विच अपील कैन बी हर्ड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, मैटर ऑन विच अपील कैन बी हर्ड। बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ कि हाई कोर्ट में जो है सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ ही जाता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं जाता। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की मतलब आप ये डिसाइड करें कि ये परचेज़ है या नहीं है, ये सेल है या नहीं है, इसे सेल में कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, ये जो है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आप हाई कोर्ट में नहीं लेके जाते हैं, आप क्वेश्चन ऑफ लॉ लेके जाते हैं कि सब्सिडी के डिफिनेशन में ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा। इस तरीके की चीज़ें जो है वो जाती है हाई कोर्ट में। तो मैटर ऑन विच अपील कैन बी हर्ड इज़ क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही सिर्फ हाई कोर्ट में अपील की जाती है, बट मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी है। मतलब कि लॉ को इंटरप्रेट किया जा रहा है और उस लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए कुछ फैक्ट्स को जानना ज़रूरी है, ऐसा भी हो सकता है। तो इन केसेस के लिए जो है, ये केसेस भी जो है ये भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डिलीवरी ऑफ जजमेंट की बात करते हैं। एन अपील इज हर्ड
After the appeal is heard, the High Court shall decide the question of law so formulated and deliver such judgment thereon, but such judgment should contain the ground on which such decision is founded. ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी कि जब भी ऑर्डर होता है तो ऑर्डर जो होता है ना वो स्पीकिंग ऑर्डर होता है, मतलब आप किसी के भी फेवर में केस को डिसाइड करें, चाहे एसएससी हो या फिर डिपार्टमेंट हो। जब आप ये बोलेंगे कि यस दिस अमाउंट शुड बी एडेड बैक, या फिर लायबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे या फिर लॉस को डिक्रीज़ करेंगे, तो आपके पास एक प्रॉपर बेस होना चाहिए कि आप कौन से सेक्शन का सहारा लेके, कौन से सब सेक्शन का सहारा लेके, या फिर सुप्रीम कोर्ट के कौन से जजमेंट को रेफ़र करके आपने ये डिसीजन दिया है। तो ये हो गया डिलीवरी ऑफ जजमेंट। अवार्ड ऑफ कॉस्ट, हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू अवार्ड सच कॉस्ट एज इट डीम फिट। अगर उसे लगता है हाई कोर्ट को तो वो कुछ कॉस्ट भी अवार्ड कर सकता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है वो अप्लाई होगा। 8th पॉइंट है केसेस बिफोर हाई कोर्ट टू बी हर्ड बाय नॉट लेस देन 2 जजेस। ये मैं आपको ITAT में भी बता चुकी हूँ कि ITAT में जब आप अपील फाइल करते हैं तो वहाँ पे बेंच होती है। बेंच इन द सेंस नॉट नेसेसरली कि हमेशा आपको 2 लोग तो मिलेंगे ही एटलीस्ट, बट ITAT में मैंने आपको बताया था कि 50 लाख तक की जो डिमांड होती है ना, उसमें अगर इनकम 50 लाख तक है तो फिर वहाँ पे सिंगल पर्सन का बेंच भी होता है। बट यहाँ पे हाई कोर्ट के बारे में ये कहा गया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हाई कोर्ट के बारे में ये कहा गया है कि जब आप हाई कोर्ट में केस फाइल करने जाएंगे ना, तो वहाँ पे जो आपका डिसीजन होगा दैट विल नॉट बी बेस्ड अपॉन अ सिंगल जजमेंट, मतलब एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल जज के डिसीजन पे बेस्ड नहीं होगा। दैट विल बी डिसाइडेड बाय 2 पर्सन, और 2 पर्सन का वो बेंच होगा जिसके ऊपर ये डिसाइड होगा, जो कि डिसाइड करेंगे बाय मेजॉरिटी। दैट विल बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी। और मान लो कि 2 जजेस हैं, मैंने आपको कहा कि नॉट लेस देन 2 जजेस होंगे, तो मतलब 2 जजेस हैं और मेजॉरिटी की बात हो रही है। तो अगर एक ने येस कहा, एक ने नो कहा, तो फिर क्या होगा? तो फिर जो प्रोसीजर मैंने आपको ITAT में बताया था, सेम वही प्रोसीजर अप्लाई हो जाएगा। फर्दर एक और बेंच को जो है ये जो केस जो है रेफ़र किया जाएगा, और उनका जो भी जजमेंट होगा प्लस जो पिछले केसेस में जो जजमेंट जो पहले जो सुने हैं सारे जजेस को मिला के मेजॉरिटी देखी जाएगी, और उसके बाद से केस का डिसीजन होगा। नहीं समझ में आ रहा है अगर ये पॉइंट, तो लास्ट की क्लास जाके देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ITAT के पार्ट में जो है मैंने और अच्छे से इसको क्लियर किया है। डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। अपील टू सुप्रीम कोर्ट, सेक्शन 261। अपील टू सुप्रीम कोर्ट का जो सेक्शन है सिंपल सा सेक्शन है, बस आपको इतनी सी बात बोलता है, छोटा सा सेक्शन है कि आप जो है आप जो चीज़ें, जैसे मैंने आपको हाई कोर्ट में बताया कि हाई कोर्ट में वही सारी चीज़ें जाएंगी जहाँ पे आप जिन चीज़ों के लिए आप एपेलेट ट्रिब्यूनल गए हो, ITAT के पास गए हो। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए बोलता है कि आप पहले हाई कोर्ट से आओ, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक सीधी सी बात बोली गई है कि आप हाई कोर्ट जाओ, और हाई कोर्ट से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट आओ। तो जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में गई हैं वो चीज़ें हाई कोर्ट में पहले जानी चाहिए, और उसके बाद से आप सुप्रीम कोर्ट आओ, और दोनों पार्टी को सुनने के बाद से जो है हाई कोर्ट अपना डिसीजन सुनाएगी। इस सेक्शन में जो है अपील टू सुप्रीम कोर्ट पे बस इतनी सी ही बात लिखी हुई है। आगे बढ़ते, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 120 डेज़ का तो मैंने आपको अभी जस्ट कुछ ही देर पहले बताया। 60 डेज़ एंड ये 30 डेज़ 248 वाला, ये सारे पॉइंट मैं आपको बता चुकी हूँ। टेबल फॉर्म में दिया है, आप इसको देख लेना, फिर से वही चीज़ें रिपीट नहीं होने वाली हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि द अबव टाइम पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय द एपेलेट अथॉरिटी इफ़ एपेलेंट शो सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट प्रेजेंटली द अपील विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। मतलब कि जैसे 120 दिन है, 60 डेज़ है या 30 डेज़ है, जो भी टाइम लिमिट है, अगर एपेलेट अथॉरिटी जो है वो चाहे तो ये टाइम लिमिट बढ़ा भी सकती है। बट आपको ये 60, 120 एंड 30 डेज़ में जो है ना आके एटलीस्ट अपना रीज़न बता देना है कि देखो 30 डेज़ पास हो रहे हैं बट आपको मैं अपील फाइल नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू दिस एंड दिस रीज़न, तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा और टाइम लिमिट ग्रांट कर दो। दिस वॉज ऑल अबाउट योर सुप्रीम कोर्ट सेक्शन। अब आगे बढ़ते, प्रोविजन फॉर अवॉइडिंग रिपीटेटिव अपील, सेक्शन 158A। इस अवॉइडेंस ऑफ रिपीटेटिव अपील 158A को समझने के लिए बस मेरी बात ध्यान से सुनो। इस सेक्शन को समझने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, 2 मिनट तक जो है हम सिर्फ कुछ चीज़ों को सुनेंगे। जो मैं आपको बताने वाली हूँ अगले कुछ मिनट तक आपको सिर्फ सुनना है। मान लो कि आप SSC हो और आपका 13-14 का एक केस है जो कि ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अब उस क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन ऑफ लॉ में तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा ही सकते हैं। तो सपोज़ करो कि आप उस केस में हाई कोर्ट के पास आपका केस जो है पेंडिंग है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, जिधर भी आपको सपोज़ करना है आप कर सकते हैं।
फैक्ट्स आप मान लो हाई कोर्ट के पास वो केस जो है पेंडिंग है, उसका जो भी डिसीजन है, उसकी जो रूलिंग है वो आना बाकी है, इस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे पेंडिंग है। और मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो कि सब्सिडी के डिफिनेशन पे आपका कुछ जो है पेंडिंग है केस, कि सब्सिडी के डिफिनेशन में कोई सर्टेन अमाउंट है वो इंक्लूड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो है आप हाई कोर्ट में हैं तो क्वेश्चन ऑफ लॉ ही है, तो ये सब्सिडी पे आपका केस 13-14 का पेंडिंग है। अब मान लो सेम चीज़ें आपके साथ 14-15, 15-16 एंड 16-17 में भी हुई, और सेम ही चीज़ 13-14 का केस तो आगे बढ़ गया है, हाई कोर्ट तक चला गया है, बट 14-15 का केस अभी ITAT के पास है, और उसी तरीके से 15-16 का केस CIT अपील के पास है, और 16-17 का केस AO के पास है ऑन सेम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। प्रॉब्लम वही है कि सब्सिडी के डिफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और यहाँ पे जो है डिसाइड होना है कि सब्सिडी के डिफिनेशन में ये चीज़ें इंक्लूड होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। अब मान लो कि जो भी केस ये लॉ में लिखा हुआ है कि जो केस मेरा हाई कोर्ट के पास पेंडिंग है उसे हम बोलते हैं अदर केस, और जो बाकी 3 साल मैंने बताया 14-15, 15-16, 16-17, जिसमें कि 14-15 का केस ITAT, 15-16 का केस CIT अपील एंड 16-17 का केस AO के पास पेंडिंग है, ये तीनों केस को हम बोलेंगे रेलिवेंट केस, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे अब होता क्या है, मान लो प्रॉब्लम तो एक ही है, अब ये भी हो सकता है कि 14-15 के लिए भी जो है धीरे धीरे करके SSC जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाए, फिर सेम केस के लिए 15-16 के पास भी जो है आगे बढ़ के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाए। मान लो कि अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आने में टाइम लग रहा है, और यहाँ पे जो है ITAT का डिसीजन आ गया, तो फिर अब उसे आगे बढ़ना पड़ेगा ना भाई, 120 दिनों में उसे आगे बढ़ना पड़ेगा, हाई कोर्ट में अपील फाइल करनी पड़ेगी, नहीं तो टाइम खत्म हो गया तो आपको तो फिर अपना डिमांड पे करना पड़ेगा। ऐसा मानेंगे कि आपने जो भी रूलिंग आई है ITAT की उसको आपने कबूल कर लिया है, और फिर आप पैसे निकालिए, डिमांड पे करिए। तो ये ना हो के यहाँ पे एक ऑप्शन लेके आया गया कि सेम ही केस पेंडिंग है, या तो ये ऑप्शन है कि सारे ईयर के लिए जो है SSC जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक फाइट करते रहे, हर एक ईयर के लिए आगे अपना फर्दर स्टेप लेते रहे कि देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कहाँ पे आता है। या फिर एक दूसरा ऑप्शन ये है, जबकि जो मैं आपको पहला ऑप्शन बता रही हूँ, सोचिए कितना बल्कि है, SSC के लिए भी बल्कि है और डिपार्टमेंट के लिए भी बल्कि है, कि एक ही चीज़ पे, एक ही मैटर पे जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अल्टीमेटली आएगा, मान लो अगर SSC सुप्रीम कोर्ट तक भी जाता है तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वो तो बाकी के ईयर में अप्लाई हो जाएगा, लेकिन तब तक जो है डिपार्टमेंट भी उलझा हुआ है सेम चीज़ में, और तब तक SSC भी उलझा हुआ है सेम चीज़ में। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक सेक्शन लेके आ गया 158A, जहाँ पे रेलिवेंट केस का मतलब हो गया 14-15, 15-16, 16-17, दैट इज़ वो केसेस जो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग नहीं है। तो रेलिवेंट केस के लिए जो है एक SSC जो है डिक्लेरेशन दे दे, और डिक्लेरेशन में ये मेंशन कर दे कि जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक भी उसका जाने का मन है, मान लो हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो बोलता है कि या फिर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो बोलता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आएगी ना, वही रूलिंग आप मेरे बाकी ईयर के लिए 13-14 का जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, बोल रहा है कि वही रूलिंग जो है आप मेरे बाकी केस के लिए अप्लाई कर देना। तो रेलिवेंट केसेस मतलब 14-15, 15-16 एंड 16-17 के लिए SSC जो है एक डिक्लेरेशन दे दे कि जो भी मेरी 13-14 की रूलिंग आएगी ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वही डिसीजन को आप मेरे बाकी केसेस में अप्लाई कर देना। वो उसे एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मेरे बाकी केसेस में जो है आप उसे अप्लाई कर देना, और तब तक के लिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में, मान लो सुप्रीम कोर्ट तक जाना है, तो जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक वो उसे क्या कर देगा, डिसअलाउ कर देगा, अलाउ नहीं करेगा। तब तक ये जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं, ITAT है या फिर असेसिंग ऑफिसर है या फिर CIT अपील है, वो डिसअलाउ नहीं करेंगी, वो अलाउ नहीं करेंगी, वो डिसअलाउ कर देंगी। मतलब आपकी लायबिलिटी को क्या करेंगी, बढ़ा देंगी, ठीक है। 2 लाख की लायबिलिटी को वो 3 लाख कर देंगी। तो ये जब 2 लाख की लायबिलिटी को ये जब 3 लाख कर देंगी, और मान लो फाइनल डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का, अगर SSC के फेवर में नहीं आता है, आ जाता है SSC के फेवर में नहीं आता है, वो आता है डिपार्टमेंट के फेवर में, तो ऑलरेडी ये 3 केसेस के लिए जो रेलिवेंट अथॉरिटी हैं वो ऑलरेडी वो डिसअलाउ कर चुकी हैं, उन्हें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब SSC को जो है डिमांड जो भी फाइनल निकल के आता है वो पे कर देना पड़ेगा। और अगर SSC के फेवर में आ जाता है तो फिर ये 3 साल के लिए ये जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करेंगी, वो उस चीज़ को अलाउ कर देंगी, और अलाउ करने के बाद से ये
अब डिमांड तो हमारी कुछ बनेगी नहीं, जितना पहले था वही हम सेम सिचुएशन पे आ गए। तो इस तरीके से ये जो एक मेथड लेके आ गया कि रिपीटेटिव अपील को कैसे अवॉइड किया जाए। अवॉइड करने का सिंपल लॉ ये है, एसएससी सेम ही है, उसी एसएससी का जो है डिफरेंट अथॉरिटीज़ के पास जो है अलग अलग ईयर की केसेस पेंडिंग है, सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ है। इस बात को ध्यान देना कि अलग अलग क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, ये जो भी मैंने ईयर आपको बताया कि 4 साल का केस पेंडिंग है ऑन सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो क्यों ना हम हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेट कर लें और एसएससी एक डिक्लेरेशन दे दे कि भाई ये जो भी डिसीजन आएगा ना, आप मेरे बाकी के केसेस में वही डिसीजन अप्लाई कर देना। और रेवेन्यू अथॉरिटी है तो वो तो अपने बारे में ही सोचेगी, तो ऐसा नहीं कि वो आपका अलाउ कर देगी बाकी केसेस में, वो बाकी केसेस में बोलेगी कि ठीक है अभी हम डिसअलाउ कर देते हैं, बाद में अगर एसएससी के फेवर में आता है तो अलाउ कर देंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें इतना ही है 158A, दिस इज़ ऑल अबाउट 158A। पहला है आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। हेडिंग से ही समझ में आ गया होगा कि क्या बोल रहा है, कि मतलब आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ, सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ डिफरेंट ईयर के लिए पेंडिंग है, एसएससी को डिक्लेरेशन फर्निश करना है। सेकंड पॉइंट आपका बोल रहा है। तीसरा पॉइंट जो है वो ये बोलता है कि मान लो कि एसएससी जाके बोलता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ITAT में भी है, CIT अपील में भी है, तो ITAT CIT अपील क्या करेंगे, ये एओ को बुला के बोलेंगे कि भाई सच में ऐसा है क्या, आपके पास भी केस पेंडिंग है क्या, CIT अपील के पास भी केस पेंडिंग है क्या। वही तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ क्लेम बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग, कंसिक्वेंसेज वेयर क्लेम इज एडमिटेड। अगर क्लेम एडमिट हो गया तो वही मैंने आपको बताया कि प्लस माइनस जो है बाद में हो जाएगा, फाइनल डिसीजन आएगा, फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर, अ मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से पूरे सेक्शन को समझाने की कोशिश की है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आगे बढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। 158AA प्रोसीजर फॉर अपील बाय रेवेन्यू व्हेन एन आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट। अब जैसे मैंने आपको 158A बताया ना, 158AA जो है कुछ नहीं चेंज है, सेम ही सेक्शन है। बस आपको इतना करना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एसएससी का जो है केस पेंडिंग था, एसएससी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था और वेट था कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आएगा। वही डिसीजन एसएससी सोच रहा था कि मेरा सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो मैं बाकी ईयर पे भी अप्लाई कर दूंगा। इसके लिए उसने एसएससी ने क्या किया, एक डिक्लेरेशन दिया डिपार्टमेंट को कि वेट कर लेते हैं और जो भी डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का वही आप लोग मेरे बाकी ईयर में अप्लाई कर देना। ये एक ऑप्शन है एसएससी के पास। दिस इज नॉट ए मैंडेटरी थिंग कि एसएससी को करना ही करना है, नो, दिस इज ए अवॉइडेंस ऑफ रिपीटेटिव अपील जो है 158A एंड AA, दिस इज एन ऑप्शन अवेलेबल। अगर वो चाहे तो अपना भाई सेपरेट फाइल करना है, तुम्हें अगर उतना घुसना ही है, मतलब अगर आपको उतना लफड़े में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन 100% ऑफ द केसेस एसएससी और डिपार्टमेंट दोनों ही 158 एंड 158AA को ही चूज़ करते हैं, क्योंकि किसी का भी मन नहीं करेगा एवरी डे देन यू हैव टू गो फॉर द हियरिंग एंड ऑल। खैर शुरू करते हैं 158AA। डिफरेंस क्या है 158A और AA में, कि 158A में जो केस पेंडिंग था वो एसएससी का पेंडिंग था। एसएससी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया था, हो सकता है हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के फेवर में रूलिंग सुनाई हो, तो इसलिए एसएससी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था और इसलिए उसे इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर आए वो मैं बाकी ईयर में अप्लाई कर दूँ, ठीक है। अब 158AA में जो है वो हाई कोर्ट ने एसएससी के फेवर में ऑर्डर अपना दिया और इसलिए डिपार्टमेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास गया है। कौन गया है? डिपार्टमेंट। इस बात को ध्यान रखना, 158AA में डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास गया है केस फाइल करने। और सेम केस है, सेम एग्जांपल आप ले लो 13-14 के लिए डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को डिपार्टमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करता है और बाकी ईयर के लिए 3-4 ईयर के लिए जो है वो डिफरेंट अथॉरिटीज़ के पास केसेस पेंडिंग है। कोई ITAT के पास पेंडिंग है, कोई CIT अपील और कोई असेसिंग ऑफिसर के पास पेंडिंग है। अब देखो होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि EO के पास ये राइट नहीं होता है कि वो खुद ही जाके फर्दर केस फाइल करे, उसे परमिशन लेना पड़ता है कमिश्नर का और प्रिंसिपल कमिश्नर का, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे जो है अब ये क्या करेगा, मान लो डिपार्टमेंट यहाँ पे लॉस में है, डिपार्टमेंट को लग रहा है कि यार मैं तो सुप्रीम कोर्ट इस केस के लिए गया ही हूँ और सेम ही केस के लिए 4 और साल के लिए जो है डिफरेंट अथॉरिटीज़ के पास केस पेंडिंग है। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, CIT क्या करेगा, EO को ये नहीं बोलेगा कि जाओ जो डिफरेंट ईयर के लिए जो केसेस पेंडिंग है उसके लिए तुम फर्दर अपील फाइल करो, नहीं, वो EO को बोलेगा अब ITAT को एक एप्लीकेशन दे दो। जैसे ही CIT अपील का ऑर्डर आता है उसके 60 डेज़ के अंदर जो है आप ITAT को एक एप्लीकेशन दे दो कि ITAT मेरा जो केस ये है ना ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो जब ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ जाएगी तब उसकी जो भी रूलिंग होगी आप उस रूलिंग को अपने इस केस में अप्लाई कर देना। बट मान लो कि चलो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट डिपार्टमेंट ही सुप्रीम कोर्ट के पास गया है और यहाँ पे डिपार्टमेंट ही किसी और ईयर के लिए, किसी भी ईयर के लिए
CIT अपील के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो ITAT में जाना चाहता है तो 60 डेज़ का आपके पास टाइम होता है कि आप ITAT में अपील फाइल कर सकते हैं। इस 60 डेज़ में अपील फाइल करने की बजाय आप एक एप्लीकेशन लेके जाते हैं कि देखो मेरा केस सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो जो भी उसका डिसीजन आएगा उसे अप्लाई कर देना। अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक एडिशन है इस केस में। एडिशन ये है कि वहाँ पे तो SSC इन्वॉल्व था, SSC ने अपना खुद डिसीजन लगाया कि मेरा सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ है। यहाँ पे डिपार्टमेंट अपने मन में खुद ये नहीं एज्यूम कर सकता है, चाहे सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ हो स्टिल वो एज्यूम नहीं कर सकता है कि ये 4 साल के लिए सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ मैं बोल दूँ। उसे जो है SSC से एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी कि देखो ये जो 4 साल है ना, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो हमने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है उसके अलावा ये जो 4 साल के केसेस पेंडिंग हैं, इसके लिए जो है मैं आपकी एक्सेप्टेंस चाहता हूँ। आप मुझे एक्सेप्टेंस दीजिए कि ये सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ है और जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर जो है हम इन बाकी 4 साल के लिए लगा देंगे। अगर SSC एक्सेप्टेंस दे देता है तो फिर ठीक है, बाकी ईयर के लिए जो है अभी रुक जाएगी बात और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हम वेट करेंगे। बट अगर एक्सेप्टेंस नहीं देता है तो फिर सेपरेट अपील फाइल होंगी हर ईच ईयर के लिए जो है। हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अगर वो बोलता है कि नहीं सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन ऑफ लॉ है, आप कैसे कह सकते हैं, तो फिर फॉर ईच ईयर के लिए जो है हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है हम देखने वाले हैं सेक्शन 263 एंड 264। पहले 263 देखेंगे, रिवीजन ऑर्डर। चीफ कमिश्नर या कमिश्नर के पास एक राइट होती है कि वो कभी भी जो है किसी प्रोसीडिंग के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगा के देख सकते हैं और अगर उनको ऐसा लगता है कि ये जो ऑर्डर पास हुआ है दैट इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ रेवेन्यू, या फिर उनको ऐसा लगता है कि ये एरनियस है, मतलब कि ये कुछ गलत डिसीजन पास हुआ है, ये प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, तो फिर वो एक SSC को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे और उसके बाद से वो ऑर्डर खुद पास करेंगे। जैसे देखो ऐसा इसलिए लाया गया क्योंकि बिकॉज पॉसिबल कि मान लो असेसिंग ऑफिसर जो है वो क्या करे, कुछ पैसे ले ले, ब्राइब ले ले और उसके बाद से ऑर्डर जो है SSC के फेवर में पास कर दे। तो कमिश्नर को ये राइट दिया गया, प्रिंसिपल कमिश्नर एंड चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर को, कि आप किसी भी ऑर्डर को मंगा लेना और मंगा के जो है उसका टाइम लिमिट है, धीरे धीरे डिस्कस करते हैं सब, बट पहले अभी इतना जानिए कि चीफ कमिश्नर या कमिश्नर को राइट होता है कि वो प्रोसीडिंग के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगा के देख सकते हैं और अगर उसे लगता है कि ये ऑर्डर एरनियस है, मतलब गलत पास हुआ है एंड दिस ऑर्डर इज इन प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो फिर वो उस ऑर्डर को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे SSC को और फिर से वो एक फ्रेश ऑर्डर पास करेंगे। इसके अलावा चीफ कमिश्नर के पास या कमिश्नर के पास ये राइट होता है। अच्छा, चीफ कमिश्नर की जगह बार बार मैं अब अथॉरिटी बोलूँगी, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे जिस अथॉरिटी की बात हो रही है दे आर चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर। तो अथॉरिटी के पास ये राइट होता है कि वो इन्हेंस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं असेसमेंट, और ये भी बोल सकते हैं कि इसका फ्रेश असेसमेंट करके लाइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो आपको दिख रहा है कि कब कब जो है हम ये मानेंगे कि ये जो, जैसे मैंने आपको बोला कि जब ऑर्डर जो है एरनियस है या प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, तो हम ऑर्डर को एरनियस मानते ही कब हैं, तो ऑर्डर को एरनियस हम तब मानते हैं जब ऑर्डर जो है मान लो कि पास हो गया है, हमने कुछ इंक्वायरी नहीं किया या कुछ वेरिफिकेशन नहीं किया और ऑर्डर पास कर दिया, कोई हमने रिलीफ दे दिया और रिलीफ के लिए जो है प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की, बिना इंक्वायरी किए ही कोई रिलीफ दे दिया। इसके अलावा कोई CBDT ने कोई सर्कुलर इशू किया था, उस सर्कुलर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया और उसके बाद से हो सकता है उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो है आपको कुछ अमाउंट डिसअलाउ होना चाहिए था, बट आपने उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो है अलाउ कर दिया था, सर्कुलर को नेग्लेक्ट करके अलाउ कर दिया था। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कोई जजमेंट है जिसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया है और अमाउंट जो है अलाउ कर दिया, तो ये 4 सिचुएशन होते हैं। पहला है हमारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का डिसीजन को हमने नेग्लेक्ट करके कोई अमाउंट अलाउ कर दिया है। दूसरा हमारा CBDT का सर्कुलर जो है कोई, वो हमने नेग्लेक्ट करके कुछ अमाउंट अलाउ कर दिया है। तीसरा हमारा है कि जो हमने कुछ रिलीफ दे दिया है जिसके लिए हमने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं करी है, या हमने एक ऑर्डर ऐसा ऑर्डर पास किया है जिसके हमने ना ही कोई इंक्वायरी करी है ना ही कोई वेरिफिकेशन करा है। नेक्स्ट है, तो ये था आपका दूसरा पॉइंट जो आपको दिख रहा है, द टर्म रिकॉर्ड शैल इंक्लूड and shall be deemed as always have included all the record relating to any proceeding under the act available at the time of examination by the principal commissioner or chief commissioner और principal commissioner और commissioner। जिस टाइम पे, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि चीफ कमिश्नर या कमिश्नर जब रिकॉर्ड को देखेगा, मान लो कि 1 साल पहले जब ये ऑर्डर पास हुआ था उस टाइम पे कुछ और रिकॉर्ड थे, ठीक है, और 1 साल के बाद से उसको लग रहा है कि
प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो है वो बढ़ गई है। तो अगर वो 1 साल के बाद से अगर उसे दिख रहा है कि ये प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ गई है तो वो बढ़े हुए वैल्यू को कंसिडर करेगा। यही पे बोला जा रहा है कि जो रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड शैल इंक्लूड एंड शैल बी डीम्ड ऑलवेज टू हैव इंक्लूडेड ऑल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू एनी प्रोसीडिंग। जितना भी रिकॉर्ड उस प्रोसीडिंग से रिलेटेड होगा ना, उस टाइम पे अवेलेबल होगा जब वो कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है, आपके रिकॉर्ड को मंगा के देख रहा है, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी रिकॉर्ड में। नेक्स्ट पॉइंट है, वेयर एनी ऑर्डर रेफर टू इन सेक्शन 263(1) पास्ड बाई AO हैड बीन सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी अपील, द पावर of principal chief commissioner or principal commissioner shall extend and shall be deemed always to have extended such matter have not been considered and decided in such appeal। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर जैसे मैं आपको बोल रही थी कि टाइम पीरियड है ऑर्डर पास करने का, तो ऑर्डर पास करने का जो टाइम पीरियड है उसमें सीधे सीधे ये लिखा गया है कि जैसे मान लो कि 143(3) हुआ, स्क्रूटनी हुआ, और स्क्रूटनी जो है वो हुआ 16-17 में। तो 16-17 के बाद से 2 year from the end of the financial year in which the order sought to be revised was passed। पॉइंट नंबर 5, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मान लो रिवीजन ऑर्डर जो है 143(3) का जो है ऑर्डर पास हुआ 16-17 में, तो किसी भी मंथ में पास हुआ, बस जिस मंथ में पास हुआ उस ईयर को कंसिडर करेंगे, उस ईयर के एंड में आएंगे, दैट इज़ 17 मार्च 17, और फिर वहाँ से जो है 2 year मतलब हमारे पास मार्च 19 तक 18-19 तक हमारे पास टाइम होगा। हमारे पास मतलब कि कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर के चीफ कमिश्नर के पास टाइम होगा कि वो अगर चाहे तो रिवीजन ऑर्डर पास कर सकता है। नेक्स्ट जो है 6th पॉइंट है हमारा कि ये जो 2 year का टाइम पीरियड है उसमें हम एक्सक्लूड कर देंगे। क्या एक्सक्लूड कर देंगे? अगर किसी वजह से स्टे ऑर्डर लग गया है, कोर्ट ने मतलब कुछ इंजक्शन है या कुछ कोर्ट का स्टे ऑर्डर है या फिर कोई और अपॉर्चुनिटी मिली है, तो ये जो 2 year का टाइम पीरियड है ना, 2 year का टाइम पीरियड है ना, उसमें हम इन टाइम पीरियड को जो है एक्सक्लूड कर देंगे। ये तो हो गया कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में क्या लिखा हुआ है, बट मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें 263 की बताती हूँ। एक बार मैं आपको समरी बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अभी तक हमने क्या पढ़ा। 263 में अथॉरिटी के पास ये पावर होता है कि वो जो भी AO ने ऑर्डर पास किया है उसको जो है रिवाइज कर सकती है, और उसके पास 2 year का टाइम पीरियड होता है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ऑर्डर इज पास। जो कि ऑर्डर पास हुआ है 143(3) का जो ऑर्डर पास हुआ है वो जिस ईयर में पास हुआ वहाँ से आप 2 साल काउंट करिए। ये 2 साल में जो है अगर अथॉरिटी चाहे तो ऑर्डर को रिवाइज़ कर सकती है, और ऑर्डर को रिवाइज़ वो तब कर सकती है जब उसे ऐसा लगे कि ये जो ऑर्डर पास हुआ है वो एरनियस है, मतलब कि वो गलत पास हुआ है, और ये जो ऑर्डर पास हुआ है गलत पास होने के साथ साथ ये ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, मतलब ये रेवेन्यू के फेवर में नहीं पास हुआ है। और उसे कब लग सकता है कि ये ऑर्डर एरनियस है? पहला रीज़न ये है कि जब ये ऑर्डर पास हुआ विदाउट मेकिंग प्रॉपर इंक्वायरी या वेरिफिकेशन। दूसरा रीज़न है कि ऑर्डर पास हुआ जिसमें कुछ रिलीफ या क्लेम अलाउ कर दिया गया विदाउट मेकिंग इंक्वायरी, हमने कुछ पूछा नहीं, बस डिडक्शन जो है या फिर क्लेम जो है अलाउ कर दिया। तीसरा रीज़न हो सकता है कि CBDT ने कोई सर्कुलर इशू किया था, उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपकी लायबिलिटी कुछ और निकल के आना चाहिए थी, आपका एडिशन होना चाहिए था, बट आपने उस सर्कुलर को नेग्लेक्ट कर दिया और आपने जो है नेग्लेक्ट करके जो है अपना ऑर्डर पास कर दिया। फोर्थ रीज़न हो सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर था जिसको आपने नेग्लेक्ट कर दिया है और नेग्लेक्ट करके ऑर्डर पास कर दिया है। तो अभी तक हमने इतना ही पढ़ा, अब हम आगे पढ़ते हैं कि 263 जैसे मैंने आपको कहा कि एरनियस होना चाहिए, बट सिर्फ ये नहीं हो सकता कि उसके अथॉरिटी का ओपिनियन है कि ये पर्टिकुलर डिडक्शन जो है अलाउ नहीं होना चाहिए या पर्टिकुलर डिडक्शन अलाउ होनी चाहिए। उसके पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पे ये चीज़ें नहीं होती हैं। उसके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि ये अलाउ हो रहा है या नहीं हो रहा है। दैट इज़ बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट या फिर CBDT सर्कुलर, कुछ ऐसा होना चाहिए। और दूसरा 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। एक तो मैंने कहा कि एरनियस का मैंने मतलब समझा दिया कि कब हम एरनियस मानते हैं। दूसरा मैंने कहा कि जब प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है। अब ये प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू कब होता है? जब इनकम जो है अंडर एसेस होता है, पहला रीज़न। लॉस जो है ओवर एसेस हो जाता है, दूसरा रीज़न। इनकम जो है एसेस होता है बट लोअर रेट पे एसेस हुआ होता है, या फिर चौथा रीज़न एक्सेसिव लॉस या डिडक्शन जो है अलाउ हो गया होता है। एक और यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर AO ने ऑर्डर जो है, अगर AO ने असेसमेंट कंप्लीट कर दिया बट पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करी, तो देन दिस इज़ नॉट एरनियस। ये एरनियस नहीं है, दिस इज़ फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू। ये कोई एरनियस ऐसा नहीं है कि उसने कुछ पूछा नहीं है और इसके लिए आप SSC को दोबारा परेशान करोगे। ये तो आपके डिपार्टमेंट की गलती है, आप SSC को परेशान नहीं कर सकते हो। जो मैंने आपको एरनियस का एग्जाम्पल दिया उसमें पॉसिबल है कि
कुछ ब्राइब मिला हो एओ को और इसकी वजह से उसने इन चीज़ों को नेग्लेक्ट किया हो, केयरफुली उसने असेसमेंट नहीं की। बट यहाँ पे अगर आप पेनल्टी प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट करते हो तो ये आपकी डिपार्टमेंट की गलती है, आप अपनी गलती को भुगतिए। इसका मतलब हम एरनियस नहीं मानेंगे और ना ही हम ये मानेंगे कि ये प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है। आपको रिवीजन का ऑर्डर, रिवीजन का राइट नहीं है उस केस में। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेक्शन 263। ईजी सा सेक्शन था। एक केस लॉ है जो मुझे इसमें देखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको वैसे बता देती हूँ। मैं आपको वैसे भी बोलती हूँ, आप बुक चाहे कोई भी प्रेफर करो, आपको इस क्लास में आके सिर्फ क्या पढ़ाया जा रहा है, 263 में मैंने क्या क्या बताया, आपको वो चीज़ें याद रहनी चाहिए। और उसके बाद से आप जाके उस दिन या उसके अगले दिन, इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, उस दिन या उसके अगले दिन आप जाके अपनी बुक में पढ़ो, आपको समझ में आएगा, कोई चीज़ें छूटी नहीं है। और आपको जो इसका आउटपुट मिलेगा ना, आपको खुद भी यू विल बी सरप्राइज कि ऐसे पढ़ने से कितना आउटपुट निकलता है। तो एक केस लॉ है CIT वर्सेस ICICI बैंक लिमिटेड का। इस केस लॉ में ऐसा हुआ था, देखना पड़ेगा मुझे इस नोट्स में कहाँ है। नोट्स को हटाते हैं, हम केस लॉ को समझ लेते हैं कि ये केस में हुआ क्या था। केस में ऐसा हुआ था कि 143(3) हुआ SSC का 16-17 में, और 143(3) में जो है अलाउ हो गया था, कुछ डिडक्शन जो थे फॉरेन एक्सचेंज के वो अलाउ हो गए थे। फिर 147 हुआ 1920 में, 1920 में 147 हुआ, और उसके बाद 1920 के बाद जो है कमिश्नर बोलता है कि मैं आपके ऑर्डर को रिवाइज़ करूँगा। और ऑर्डर को रिवाइज़ करने के लिए वो बोलता है कि जो आपको जो डिडक्शन मिली थी, कब मिली थी, 143(3) में जो डिडक्शन मिल गई थी ना फॉरेन एक्सचेंज की, उसको अब मैं डिसअलाउ करूँगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि 143(3) जो हुआ था वो आपका 16-17 में हुआ था, और 16-17 में जो है आपको ये फॉरेन एक्सचेंज की डिडक्शन मिली थी। बट 147 आपका हुआ था 1920 में, और 1920 में आपको इस फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई भी बात डिस्कस हुई ही नहीं थी, उसको पूरा सेट असाइड कर दिया गया था, इससे रिलेटेड कोई चर्चा ही नहीं थी। तो अगर मान लो 1920 में हुआ तो SSC कमिश्नर के पास, अथॉरिटी के पास कितना टाइम है रिवाइज़ करने का। 1920 में हुआ तो 2021 एंड 21-22, और इन 2 सालों में आप मान लो 2021 में ही हम मानते हैं कि 2021 में जो है कमिश्नर बोलता है कि मैं आपके ऑर्डर को रिवाइज़ करूँगा और आपने जो डिडक्शन लिया था ना फॉरेन एक्सचेंज का उसे डिसअलाउ करूँगा। तो यहाँ पे केस पहुँचता है बॉम्बे हाई कोर्ट के पास, और रूलिंग जो है वो ये निकल के आती है कि जिस चीज़ को आप अलाउ कर रहे हो, जिस चीज़ को आप डिसअलाउ करने की बात कर रहे हो, वो 16-17 में हुआ था। आप उसे यहाँ पे डिसअलाउ नहीं कर सकते हो कि 147 हो गया था तो अब मैं उसे यहाँ पे आके डिसअलाउ करूँगा। नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि जो चीज़ें आप यहाँ पे रिवाइज़ कर रहे हो, आप कमिश्नर हो, आप रिवाइज़ कर रहे हो, क्या वो चीज़ें, ऐसा तो नहीं कि वो चीज़ें जब प्रोसीडिंग हुई थी, जब जो रीसेंट प्रोसीडिंग चली थी उसमें डिस्कस ही नहीं हुई हो, वो कभी पीछे या फिर 5 साल 6 साल पहले की प्रोसीडिंग में डिस्कस हुई हो, ऐसा तो बात नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर वो आपको रिवीजन ऑर्डर अलाउड नहीं है। जो 143(3) 16-17 में हुआ, अगर आप रिवाइज़ करना चाहते थे तो आपके पास मैक्सिमम टाइम लिमिट 18-19 तक का था, उसके बाद से जो है अब आप 2021 में इस ऑर्डर को रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। 264 भी डिस्कस कर लेते हैं इसी के साथ साथ। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 264 की। देखो सेक्शन 263 जो है 63 और 64 दोनों का डिफरेंस भी आगे जाके हम देख लेंगे, बट अभी थोड़ा वैसे समझते हैं। 263 जो है ना, ये बेसिकली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू बनाया गया है। मतलब कि अगर आपने देखा होगा कि 263 में ये साफ लिखा हुआ था कि एक ऐसा ऑर्डर जो कि प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है। मतलब कि अगर कोई ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं है तो कमिश्नर उसे नहीं रिवाइज़ करेगा। अगर उसे ये दिख भी रहा है कि SSC के साथ यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई है तो भी वो उसे नहीं रिवाइज़ करेगा 263 में, क्योंकि उसे सिर्फ वही रिवीजन अलाउड है जो कि प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है। लेकिन एक सेक्शन SSC के बेनिफिट के लिए भी बनाया गया है ऑन द सेम लॉजिक एंड ऑन द सेम बेसिस, वो है 264। अब 264 में ये है कि ऑन हिज ओन मोशन, या तो कमिश्नर चाहे तो अपने खुद के मन से, या फिर SSC अगर उसे एक एप्लीकेशन दे दे तो दोनों ही केसेस में जो है अलाउ है कमिश्नर को रिवाइज़ करना। बट अगर 263 हो गया है तो 264 पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर कमिश्नर ने एक 263 में कमिश्नर को, अथॉरिटी को ऐसा लगा कि ये प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है और 263 हो गया, उसके बाद से जो है 264 अलाउड नहीं है। उसके बाद से 264 वाला कमिश्नर ये ऑन हिज ओन मोशन या फिर एप्लीकेशन अगर SSC दे तो भी ये नहीं बोल सकता है कि चलो 263 हो गया है तो भी मैं 264 कर देता हूँ।
ये अलाउड नहीं है। बट अगर 264 हुआ है तो 263 अलाउ है। ऑब्वियसली लॉ कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रही है। रेवेन्यू अथॉरिटी के फेवर में थोड़ा तो फेवर लेगी ही ना, तो इसीलिए अगर आपका 263 हो गया है तो 264 अलाउड नहीं है। बट अगर आपका 264 हो गया है तो 263 जो है 263 वो अलाउड है। और इसके अलावा 264 में जो है ऑर्डर सिर्फ एओ ने जो पास किया है ना उसी का रिवीजन अलाउड होता है। इंटीमेशन 143(1) के अंदर जो आता है ना दैट इज़ नॉट एन ऑर्डर, तो इसलिए 143(1) का इंटीमेशन रिवाइज करना अलाउड नहीं है। यहाँ पे भी अलाउड नहीं है, 264 में भी अलाउड नहीं है और 263 में भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा CCIT और CIT को ये भी राइट होता है कि वो ऑर्डर को वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर दे या फिर ऑर्डर को कैंसिल कर दे, सेट असाइड कर दे या फिर फ्रेश असेसमेंट के लिए बोल दे। एंड सच डायरेक्शन शैल नॉट बी प्रेजुडिशियल टू द SSC। और अगर जो है SSC एप्लीकेशन दे रहा है 264 में, तो SSC को भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि एप्लीकेशन मस्ट बी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर वॉज कम्युनिकेटेड टू हिम। जिस दिन ऑर्डर उसे कम्युनिकेट हुआ उसके 1 साल के अंदर अंदर जो है उसे एप्लीकेशन दे देना है 264 में। अगर आपने CIT अपील के पास अपील फाइल कर दी है, मान लो कि 4 मैटर है, ज़रूरी थोड़ी ना असेसमेंट में सिर्फ एक ही मैटर हो सकता है आपके पास 4 मैटर हो, 5 मैटर हो। तो अगर आपने किसी भी एक मैटर पे, मान लो कि एक आपका रेवेन्यू से रिलेटेड था, एक आपका परचेज से रिलेटेड था, एक आपका एक्सपेंस से रिलेटेड था, ठीक है, 3 मैटर आपका चल रहा था, तो अगर आपने CIT अपील के पास अपील कर दिया है रेवेन्यू से रिलेटेड और आप चाहते हैं कि 264 हो जाए आपका एक्सपेंस से रिलेटेड, तो ये अलाउड नहीं है। अगर आपने किसी भी मैटर पे CIT अपील के पास अपील कर दिया तो फिर आपका 264 नहीं हो सकता है, पूरे का ही नहीं होगा, पूरा ही असेसमेंट में जितने भी मैटर हैं किसी भी मैटर का 264 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगी, 263 में ऐसा नहीं है। 263 में ऐसा है कि अगर आपने जो है आपके 3 मैटर थे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपका एक रेवेन्यू से रिलेटेड है, एक एक्सपेंस से रिलेटेड है, तो अगर आपने किसी एक मैटर पे CIT अपील को अपील भी करा है, स्टिल 263 में जो है अगर अथॉरिटी चाहे, अगर कमिश्नर चाहे तो वो आपके ऑर्डर को किसी एक दूसरे मैटर पे रिवाइज कर सकती है। अगला पॉइंट है हमारा टाइम से रिलेटेड। वो ये बोलता है कि जिस दिन आपको एप्लीकेशन मिला SSC से, उस एप्लीकेशन जिस ईयर में मिला उस ईयर के 1 ईयर के अंदर अंदर, मतलब 16-17 में अगर आपको एप्लीकेशन मिलता है तो 17-18 में जो है आपका 264 का रिवीजन जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर रिवीजन हुआ है 264 में तो आप फर्दर अपील नहीं कर सकते हैं। ये था आपका 264 का सेक्शन। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि 263 और 264 में क्या डिफरेंस है। 263 जो है पहले ही मैंने आपको बताया है, ये तब होता है जब विच इज़ प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। कोई एक ऐसा ऑर्डर जो कि प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है तो 263 का रिवीजन होता है। बट 264 का रिवीजन होता है ऑन एन ऑर्डर विच इज़ प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ SSC। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा ये बोलता है कि 263 का जो रिवीजन ऑर्डर है उसके अगेंस्ट IT/AT में अपील फाइल हो सकती है। बट 264 में ना ही SSC के पास ना ही डिपार्टमेंट के पास ये राइट होता है कि वो आगे अपील फाइल करें। तीसरा पॉइंट मैं आपको समझा चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। एक होता है पार्शियल मर्जर और एक होता है टोटल मर्जर का केस। तो पार्शियल मर्जर यही होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 3 पॉइंट थे, एक रेवेन्यू से रिलेटेड था, एक अदर इनकम से रिलेटेड था और एक एक्सपेंस से रिलेटेड था पॉइंट। तो अगर 263 में मैं किसी भी एक पॉइंट पे, मान लो अदर इनकम से रिलेटेड जो पॉइंट था उस पे मैंने CIT अपील में अपील फाइल कर दिया है, स्टिल मेरा 263 रिमेनिंग 2 पॉइंट पे हो सकता है। बट इसको कहते हैं पार्शियल मर्जर, कि मतलब कि आपने पार्शियली मर्ज हुआ है, जो रिवीजन ऑर्डर है वो पार्शियली मर्ज हुआ है। आपने कुछ पॉइंट के ऊपर CIT अपील के पास गए हो और कुछ पॉइंट पे जो है यहाँ पे 263 लग गया है और कमिश्नर ने ऑर्डर को रिवाइज़ किया है। बट 264 में टोटल मर्जर होता है। अगर आपके पास 5 पॉइंट है, 10 पॉइंट है या 3 पॉइंट है, अगर किसी एक पॉइंट पे भी अगर आपने अपील फाइल कर दी तो फिर बाकी किसी भी पॉइंट के लिए आप 264 नहीं लगा सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 263 जो होता है ये तब होता है, सुओ मोटो भी हो सकता है या फिर अगर कोई एरर असेसिंग ऑफिसर पॉइंट आउट करता है तो हो सकता है। बट 264 में है कि सुओ मोटो हो सकता है या फिर एप्लीकेशन SSC ने अगर दिया है तो हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा डिफरेंस का पॉइंट है कि 2 ईयर का आपको टाइम लिमिट होता है 263 में, जबकि 264 में आपके पास 1 ईयर का टाइम लिमिट होता है। सो आई होप कि आपको 263 एंड 264 रिवीजन जो है समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट होता है ये सेक्शन, नो डाउट 263 एंड 264 इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते। रिमेनिंग जो भी बचा हुआ पॉइंट है, असेसमेंट मैंने आपको पढ़ा दिया है, 143, 144, 147 या फिर सर्च एंड सीजर भी, ये सब हो गया है हमारा रिवीजन भी हो गया, IT/AT भी हो गया हमारा,
और CIT अपील, ITAT, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब हो गया। इसके अलावा हमारा रिवीजन भी हो गया। अब देखते हैं हमारा इसमें असेसमेंट वाले पार्ट में बाकी हमारा कौन कौन सा बचा हुआ पॉइंट है, वो मैं देख लूँगी। और अगर कुछ बचा होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इंटरनेशनल टैक्सेशन शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।